आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां जंक्शन पर खड़ी गरीब रथ एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली 12,211 गरीब रथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, तभी अचानक कोच संख्या 15 से आग की लपटें उठने लगी। इसके बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आनंद फानन में रेलवे के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर खड़ी 12,211 नंबर की गाड़ी जो आनंद मुजफ्फरपुर से चलकर आनंद विहार को जाती, उस गरीब रथ एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। अभी हम उसी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे वही गाड़ी है, यही गरीब रथ एक्सप्रेस है जिसके एसी बोगी में आग अचानक लग गई थी। धुआं फेंकने लगा था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोग जो है वह यहाँ से हटने लगे थे। हालांकि आनंद फानन में रेलवे स्टाफ ने आग पर काबू पा लिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पटरियों पर जो है वह आग बुझाने की छवि जो है तस्वीर जो है वह साफ तौर पर देख सकते हैं। एसी बोगी से अचानक धुआं निकलने लगा था, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। उसके बाद जो है वह आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। यह गाड़ी जो है वह 3 बजे के लगभग में खुलने वाली थी, उसके पहले जो है उसमें आग लगी थी। हम रेलवे में काम करने वाले कुछ कर्मचारी से बात करेंगे, क्या हुआ था यहाँ पे? आग लग गई थी जी 15 में। कैसे आग लग गई थी? ये कपलर से लगी थी। कपलर से लगी थी? हाँ। तो उसमें क्या हो गया था उस वक्त? आप लोगों को कैसे पता चला कि आग लगी है? क्या हुआ? अंदर जो विशेष अंदर कोच में धुआं होने लगा, इसी का कारण पता चला। तो लोग भगदड़ मचने लगा। हाँ। लग गया होगा। हाँ, लोग उसमें लोग था नहीं, एक दो रह था। मतलब अभी गाड़ी खुलने वाली थी? हाँ, नहीं अभी टाइम है। हाँ, 3:15 में। अच्छा, तो मतलब उस पर काबू कैसे पाया गया? काबू जैसे वही फायर जो है वो सिलेंडर लगा तो उससे हुआ। अभी मुझा नहीं, फिर भी कोच काट के हटाया गया है। उसको हटा दिया गया। हाँ। तो क्या उसको फिर लेकर जाया जाएगा या नहीं? उसको छोड़ दिया? नहीं, उसको यहाँ रहने दिया जाएगा। कोई ध्यान उतना दिया नहीं, बट सडन आग लग गया और फिर सब कोई भागने लगे। तो हम लोग भी यहीं पे बैठे हुए थे, फिर यहाँ से हम लोग इधर शिफ्ट हो गए और मतलब धुआं बहुत जोर का निकल रहा था। फिर सारे स्टाफ लोग आए और वो आग बुझाने वाला जो भी होता है उससे फिर मतलब वो बला से मतलब आग बुझाया गया और फिर जो जली हुई बोगी है शायद उसको आगे लेके गया है और बाद बाकी इधर सेफ है सारा। और ज्यादा जल गया था मतलब जो ज्वाइंट होता है ना, G15 और G16 का जो ज्वाइंट था, एसी कोच है, उसी में लगा हुआ था और काफी मतलब धुआं हो गया हुआ था, यहाँ पे काला काला हो गया हुआ था। गरीब रथ एक्सप्रेस के एसी बोगी में आग लगी थी। हालांकि स्थिति जो है वह सामान्य हो चुकी है। बोगी को फिलहाल यहाँ से काटकर हटा दिया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। 2 साल की सजा के बाद ये फैसला सामने आया है। लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म हुई और कल 2 साल की उन्हें सजा का ऐलान हुआ था। लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई और इसके बाद तर्क कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो लोकसभा सचिवालय ने यह नोटिफिकेशन जारी किया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्क्रीन पर। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में कानून का राज है और ऐसे में राहुल को सजा मिलनी ही चाहिए थी। रविशंकर प्रसाद से बातचीत की न्यूज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा ने। सूरत के कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई लोकसभा से। हमारे साथ इस वक्त पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, कानून के ज्ञाता और बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद जी। रवि सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जैसा बोला वैसी सजा? ऐसा है कि ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। लालू प्रसाद सदस्यता गई कि नहीं गई, जयललिता जी की गई या नहीं गई। देश का कानून बहुत क्लियर है कि एक बार आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा हो गई तो आपकी अयोग्यता स्थापित हो गई, क्योंकि आप कन्विक्टेड है, मतलब आप डिस्क्वालीफाइड है। अब बाकी स्पीकर ने उस निर्णय का पालन किया है और एक नहीं हुआ है, पता है कई का हुआ है। मतलब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं, अब कानूनी लड़ाई नहीं। अब ये वो तय करे। देखिए, मोटी बात यह है, आप गाली पढ़ेंगे, पिछड़े समाज के सरनेम को क्या क्या नहीं बोलेंगे,
और उसके बाद डिफेमेशन होगा। डिफेमेशन में आप लड़ेंगे, आपके वकील बहस करेंगे, गवाही होगी, फिर सजा होगी, आप माफी नहीं मांगेंगे और उसके बाद कहेंगे साहब मैं तो लड़ूंगा। इसका क्या है? रवि साहब, बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ सिन्हा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस ने बीजेपी की बदले की कार्रवाई से करार दिया। तो बीजेपी ने कहा कि यह कानून के तहत हुआ है। जैसे ही सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, हमें अंदेशा हो गया था कि इनको ये राहुल जी की सदस्यता निरस्त करने का इनका विचार है। वही आज उसका अंदेशा सही निकला और ये बिल्कुल बदले की भावना से की गई कार्रवाई, इसका हम पूरी पुरजोर तरीके से करते हैं। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। आपने मोदी को नहीं, पूरे मोदी समाज को गाली दिया, पूरी ओबीसी समाज को गाली दिया है। अपमानित महसूस कर रही थी और तब किसी ने न्यायालय में अपील की, मानहानि का दावा किया। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का ये आचरण है, कांग्रेस का आचरण रहा है, शुरू से ही इतिहास साक्षी रहा है। कोई प्रोविजन नहीं, उनको जानकारी नहीं है, पता नहीं क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभाव है क्या? कोई भी 2 साल अगर जो सजा याफ्ता हो गए उनकी सदस्यता जाएगी। सरकार चाहती नहीं है कि विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज उनके कानों तक जाए, यह जनता देख रही है। तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के फैसले पर बिहार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने भी आश्चर्य जताया। विजय चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से आनन फानन में इस तरह का फैसला सुनाया गया है, उससे पूरा देश शकित है, जो आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कल सूरत के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, समझिए केरला वाइन एक्ट की किसी इलेक्शन स्पीच, पुराने स्पीच को खोज के ऐसे बड़े नेता को एक तो सजा दे देना, ये भी अपने आप में स्वाभाविक नहीं दिखता था न, और आज आनन फानन में सदस्यता समाप्त कर देना, ये तो पूरे देश को चकित कर देने वाली, आश्चर्य में डाल देने वाली घटना है। ये कोई अच्छी परंपरा या अच्छा संकेत नहीं। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता जाने पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कानून का हवाला दिया है कि अगर 2 साल या फिर उससे ज्यादा किसी को सजा होती है तो वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता। और राहुल गांधी का यह मामला देश में कोई पहला नहीं है। बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से। सुशील मोदी जी, आपके भी सरनेम में मोदी शब्द लगा हुआ है। आपने भी पटना में सीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, ठीक उसी तरह का मामला है और उस मामले में राहुल गांधी को सजा होती है 2 साल की और उसके बाद उनकी मेंबरशिप चली जाती है। देखिए, जो भारत का कानून है वो ये कहता है कि अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा किसी को अगर सजा होती जो जनप्रतिनिधि है, तो वैसी स्थिति में वह किसी सदन का सदस्य नहीं बना रह सकता है। उसकी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। जयललिता डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, बिहार के ही लालू प्रसाद यादव वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और अभी तक देश में 200 से ज्यादा ऐसे पॉलिटिशियंस होंगे, राजनेता होंगे जो अलग अलग मामलों में, चूंकि उनको 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। ये कोई पहले व्यक्ति नहीं है। और ये तो देखिए, कल जब फैसला आया तब उसी समय ये तो सुनिश्चित हो गया था। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, लेकिन उनकी मेमोरी जाना तो सुनिश्चित है, क्योंकि इस मामले में उनको 2 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है। और देखिए, इसी मामले में 2013-14 के आसपास राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस के मामले में जो 3 महीने की राहत का प्रावधान था कि सजा होने के 3 महीने के भीतर तक अगर वो कोर्ट में जाता है, ऊंची अदालत में जाता है और उसको राहत मिल जाती है, तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पीआर एक्ट की धारा 84 को निरस्त कर दिया, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए लालू यादव के दबाव में जब मनमोहन सिंह अध्यादेश लेकर आए,
तो अजय माकन की उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरेआम राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था कि ये बकवास है, नॉनसेंस है। उसमें देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। तो आपने जिस ऑर्डिनेंस को फाड़ा और जिस ऑर्डिनेंस के फाड़ने का परिणाम ये हो गया कि जो 3 महीने की राहत थी वो राहत किसी भी संसद सदस्य या विधायक को नहीं मिल सकती है। तो ये तो कानून ने अपना काम किया है, तो कानून का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इनको लगता है हम कानून से ऊपर है। हमने इस देश पर 50 साल राज किया है और हम पैदा हुए देश पर राज करने के लिए। हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन राहुल जी भूल जाते हैं लोकतंत्र है और कानून जो है, कानून के सामने सब बराबर है, चाहे लालू यादव हो, जयललिता हो या फिर राहुल गांधी हो। कैमरामैन रमेश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने पर सियासत गर्म हो गई। इसके पहले बिहार में लालू प्रसाद से लेकर बाहुबली अनंत सिंह जैसे दिग्गजों की एक लंबी सूची है जिनकी किसी न किसी वजह से सदस्यता जा चुकी है। तो इन नेताओं की सदस्यता गई। लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा, राजवल्लभ यादव और घोटाले, इनके ऊपर जो आरोप थे, चारा घोटाले के मामलों, लालू प्रसाद के ऊपर, जगदीश शर्मा के ऊपर चारा घोटाला का मामला, राजवल्लभ यादव के ऊपर रेप का केस था, ये आरजेडी के नेता थे। इलियास हुसैन भी आरजेडी से थे, भ्रष्टाचार का आरोप था। अनिल कुमार सहनी आरजेडी के थे, फर्जीवाड़े का आरोप था। अनंत सिंह आरजेडी पार्टी से थे, आर्म्स एक्ट का मामला इनके ऊपर था। तो इन नेताओं की अब तक सदस्यता जा चुकी है, इसकी पूरी लिस्ट आप देख पा रहे हैं। सारण में जहरीली शराब कांड में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सारण जहरीली शराब कांड में 77 लोग मरे, जबकि सरकार ने सिर्फ 42 की मौत का दावा किया। रिपोर्ट सामने आने के बाद सारण सांसद राजू प्रताप रूडी ने राज्य सरकार पर मौत के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाया। रूडी के मुताबिक इस रिपोर्ट ने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, उत्पाद विभाग की लापरवाही को उजागर किया है। और आपको यह बताएं कि सांसद राजू प्रताप रूडी ने केंद्रीय टीम बिहार भेजने की मांग सदन में उठाई थी। इसके बाद जांच के लिए टीम सारण पहुंची थी। रूडी ने राज्य सरकार से जांच में असहयोग का आरोप लगाया। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मरने वालों में किसान हैं, मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, चाय बेचने वाले, फेरी वाले, बेरोजगार थे। और रिपोर्ट में यह भी साफ साफ बताया गया है कि पीड़ितों में 75% लोग पिछड़ी जातियों से थे। रिपोर्ट में एक बात और कही गई है कि पूर्ण शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी उत्पाद आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी की है, जिसमें सभी के सभी फेल हैं। आयोग ने मौतों को पूरी तरह से मानवाधिकार का मामला बताया। स्वाभाविक तौर से जो आंकड़े छिपाए गए थे वो आंकड़े बिल्कुल गलत थे और हम सब राजनीतिक प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि आंकड़े गलत हैं। मरने वालों की संख्या अधिक है जो सरकार छिपा रही थी और पुष्टि हो गई, 77 लोग मरे, 44 है। इसके अतिरिक्त सरकारी शासन की विफलता और खास करके मरने वाले सब गरीब हैं जिनके लिए बिहार सरकार रोज गुहार करती है। मरने वाले सब गरीब थे और ये नेटवर्क वहाँ पर माफिया का स्थापित है। ये 4 बिंदु आए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी टिप्पणी मानवाधिकार आयोग का और कुछ नहीं हो सकता। सारण शराब कांड में मृतकों का आंकड़ा छुपाए जाने को लेकर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने सरकार पर निशाना साधा। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए संजय मयूख ने कहा कि सरकार ने मरने वालों का आंकड़ा छिपाया है। सरकार ने झूठी रिपोर्ट उनको पेश की है। सरकार ने जो संख्या गिनाई है वो संख्या गलत है और बिहार सरकार ने 3200 को बिना पोस्टमार्टम के जला दिया है। ये घोर अपराध है। ये बिहार सरकार द्वारा की गई एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। इसलिए मुआवजा बचाने के लिए और सहयोग करने के लिए बिहार सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। चलिए, तेजस्वी यादव के बारे में खबर यह है कि कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सामना सीबीआई के सवालों से होना है और कल तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होंगे। आपको यह जानकारी दें कि सीबीआई पूछताछ के लिए तेजस्वी को 3 बार समन भेज चुका है, लेकिन वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें 4 मार्च, 11 मार्च और 14 मार्च को सीबीआई की ओर से पेशी के लिए बुलाया गया था। पिछली बार 14 मार्च को जब उन्हें सीबीआई ने समन भेजा तो उन्होंने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी और 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी से पूछकर यह पेशी की तारीख तय की है।
इसके साथ उनकी गिरफ्तारी का खतरा भी टल गया है। सीबीआई की ओर से कहा गया कि अगर तेजस्वी पूछताछ के लिए पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कल 25 मार्च को पूछताछ किया जाएगा। यह पूछताछ की प्रक्रिया दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में होगी। और अगर इस मामले की बात करें तो ये मामला हालांकि बेहद पुराना मामला है। यह मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे और साल 2004 से लेकर साल 2009 के बीच का यह मामला है। उस वक्त में किस तरह से कई उम्मीदवारों को, कई ऐसे उम्मीदवार जो रेलवे में जिनकी नौकरी लगी थी और कहा जाता है कि उस वक्त में जमीन उनसे लिया गया और बदले में नौकरी दी गई। तो इस तरह का जो एक आरोप था, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा इस मामले में साल 2020 में मामला दर्ज किया गया और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश के बाद 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर किया गया, जिसमें कि प्रमुख तौर पर लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी समेत कई अन्य आरोपियों को कोर्ट में भी पेश होना पड़ा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को भी इस मामले में पूछताछ सीबीआई करना चाहती है, इसलिए 3 बार उनको नोटिस भी भेजा गया। लेकिन तेजस्वी यादव पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने किसी अन्य वजह से हाजिर नहीं हो पाए। लेकिन अब ये जो चौथा नोटिस भेजा गया है और 25 तारीख को उनको बुलाया गया है, कहा जा सकता है कि जब तेजस्वी यादव जब पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, विस्तार से सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर जानने का प्रयास करेगी जिस तरह से इल्जाम लगे हैं, इल्जाम में किस तरह से तेजस्वी यादव उसका जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। न्यूज 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत, संस्कृति को पुनर्जीवित करने में मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच इन नायकों की पहचान करने में हमारी मदद की है और अगले कुछ हफ्तों में हम इन खास लोगों और इनसे जुड़ी कहानियां आपके सामने लेकर आएंगे। और आज बात करेंगे बबीता राजपूत की। मध्य प्रदेश की बबीता को जल योद्धा कहा जा सकता है। देखते हैं कि कौन है बबीता राजपूत। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित अगरोठा गांव की बबीता राजपूत इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने गांव की महिलाओं का नेतृत्व करके एक ऐसी समस्या का समाधान निकाला है जो सालों से उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हमारे गांव में पानी की अत्यधिक समस्या थी, जहां पर अगर हेडपंपों पर देखा जाए तो लाइन लगाकर लोग खड़े होते थे और सर पर 3 से 4 घड़े लेकर महिलाएं आती थी। 2 सर पर, एक हाथ में, एक कमर पर, इस प्रकार से पानी भरती थी और रात के 4 बजे से पानी भरने का सिलसिला शुरू हो जाता था रात के 12 बजे तक। एक एनजीओ के सहयोग से लगभग 107 मीटर लंबे पहाड़ को काटकर एक ऐसा रास्ता बनाया जिससे गांव में खुशियों की लहर आ गई। जहां एक तरफ हैंडपंप सूख गए थे, अब वह खुलकर पानी देने लगे हैं। पहाड़ों के जरिए जो बरसात का पानी बहकर निकल जाता था, अब वह भी गांवों की ओर आने लगा है, जिससे अगरोठा गांव की तस्वीर ही बदल गई है। जल ही जीवन है और अपने अद्भुत जल संचयन प्रयासों के द्वारा बबीता राजपूत ने आज अपने गांव के सुनहरे भविष्य की नींव डाल दी है और प्रगति और संपन्नता की ओर बढ़ने लगी है। और आइए देखते हैं